जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ब्लॉक 3 की ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। हम इसको एलो वाइज लेके चल रहे हैं और मैं इसको आपकी स्टैंडर्ड बुक लेविंसन से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये आपकी रिकमेंडेड बुक भी है। अच्छा, तो हमने अभी तक कितने एलोस कर लिए हैं? 8 एलोस कर लिए हैं। और पिछले एलो में हमने क्या पढ़ा था? मूवमेंट ऑफ रिब्स पढ़ी थी और उस कौन कौन से मसल्स उन मूवमेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो रिब्स में हमने देखा था कितनी तरह की रिब्स को मूव करने की जरूरत कब पड़ रही थी? ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। और कहाँ किस टाइप की मूवमेंट हो रही थी इनमें? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन रिब्स एलिवेट होती थी और एक्सपायरेशन में रिब्स डिप्रेस हो रही थी। ठीक है, फिर हमने टाइप से की थी रिब मूवमेंट की। तो दो टाइप्स की मूवमेंट थी, एक बकेट हैंडल मूवमेंट थी और दूसरी पंप हैंडल मूवमेंट थी। बकेट हैंडल मूवमेंट में क्या हो रहा था? लेटरल पार्ट्स ऑफ रिब्स एलिवेट हो रही थी और ये वाली मूवमेंट कहाँ पर हो रही थी? लोअर रिब्स में। ठीक है, लोअर रिब्स में हो रही थी ये स्पेसिफिकली। और इसमें क्या हो रहा था? ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज हो रहा था थोरैक्स। और पंप हैंडल मूवमेंट है, इसमें क्या हो रहा था? एंटीरियर एंड ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम मूव कर रहे थे अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये मूवमेंट बेसिकली कहाँ पे हो रही थी? होती तो सारी रिब्स में ही है, लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंट कहाँ पर होती है? अपर रिब्स में। ठीक है, और इसमें क्या होता है? एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होता है थोरैक्स का। ठीक है, अच्छा, इसमें एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर थोरैक्स का इंक्रीज होता है। फिर हमने देखा था कौन कौन से मसल्स इन रिब्स की मूवमेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 3 तरह के मसल्स देखे थे। इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम जो चीफ मसल है रिस्पिरेशन का, और इसके अलावा हमने कुछ अदर मसल्स देखे थे। इंटरकोस्टल में भी 3 मसल्स है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल और इनर मोस्ट। इंटरकोस्टल इनर मोस्ट है वो इन दोनों को असिस्ट करता है रिस्पिरेशन के दौरान। और इनका मेन फंक्शन क्या है? तीनों मसल्स का इनका काम है स्टेबलाइज करना रिब्स को और इंटरकोस्टल स्पेस को मेंटेन करना। ठीक है, ड्यूरिंग फोर्स्ड रिस्पिरेशन देयर कॉन्ट्रैक्शन कंट्रीब्यूट्स टू रिब एलिवेशन और डिप्रेशन। ठीक है, वैसे जब हम नॉर्मल रिस्पिरेशन कर रहे थे तब हमारा डायफ्राम सब कुछ संभाल लेता है, लेकिन अगर फोर्स्ड रिस्पिरेशन की जरूरत पड़े ना तो इनका ज्यादा रोल तब आता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो है उनका इंस्पिरेशन में रोल है, और इंस्पिरेशन में हमें पता है कि हमारे ये 2 टाइप की मूवमेंट इंस्पिरेशन में आ रही होती है। ठीक है, यानी ट्रांसवर्स और एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज हो रहा होता है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का यही काम है। और इंटरनल इंटरकोस्टल क्या करते हैं? ये एक्सपिरेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, यानी हमारे पूरे रिब्स को डिप्रेस करते हैं। फिर हमने डायफ्राम देख लिया था कि चीफ मसल था रिस्पिरेशन का, इसका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में रोल देख लिया था। इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट करता है और डाउनवर्ड मूव कर जाता है, फ्लैट हो जाता है और जो है वर्टिकल डायमीटर बढ़ा देता है थोरैक्स का। और एक्सपिरेशन के दौरान ये दोबारा जो है वो रिलैक्स कर जाता है। इसकी रिलैक्स्ड स्टेट में इसकी ज्यादा डोम शेप्ड होती है और कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में इसकी फ्लैटेंड शेप हो जाती है। ठीक है, तो एक्सपिरेशन में ये रिलैक्स करता है, यानी ऊपर को अपर डिसेंड कर जाता है, असेंड कर जाता है और ज्यादा डूम शेप्ड हो जाता है, वर्टिकल डायमीटर को कम कर देता है। ठीक है, फिर हमने अदर थोरेसिक मसल्स देखे थे। इनके जो है ना वो बस अपने नाम याद करे थे और इनका मेन रोल जो है वो अभी तक किसी को नहीं पता। ठीक है, ओके, तो अब हम अपना देख लेते हैं नेक्स्ट एलो। इसमें उन्होंने क्लिनिकल कंडीशन पूछी हुई है, इफेक्ट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ रिब एंड इट्स एनाटॉमिकल जस्टिफिकेशन। ठीक है, उन्होंने आपसे क्या पूछा हुआ है? नेक ऑफ रिब के फ्रैक्चर के इफेक्ट्स पूछे हुए हैं। तो बच्चों, नेक ऑफ रिब मैंने आपको बताया था कहां पर होता है। हमारी रिब के पास क्या क्या होता है? हेड होता है, ट्यूबरकल होता है, उन दोनों के दरमियान में नेक होती है, फिर बॉडी एंगल और एंटीरियर एंड होता है। तो नेक क्या है बच्चों? नेक जो है ना वो है फ्लाइटेंड। ये देखें, ये आपको नेक दिखाई भी हुई है, ये है नेक ऑफ रिब। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है ना, ये है रिब का हेड, ये वाला, ये उसका ट्यूबरकल है, और ये क्या है? दरमियान में नेक है। तो ये क्या है बच्चों? फ्लैट एंड स्लाइटली कंस्ट्रक्टेड पोर्शन बिटवीन हेड एंड ट्यूबरकल। ये क्या है? शॉर्ट नैरो पोर्शन है रिब का। ठीक है, शॉर्ट नैरो पोर्शन है रिब का, और किस किस के दरमियान है? हेड और ट्यूबरकल के। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर फ्रैक्चर इतना डेंजरस क्यों है। तो बच्चों, अब आप देखें, जब भी किसी चीज को हम तोड़ते हैं, अगर आप इंसानों के भी एग्जांपल ले लें, किसी को हम कोई डेंजर पहुंचाते हैं, किसी इंसान को हार्म पहुंचाते हैं, अब बाहर गली में निकले, आप देखें किसी एक बंदे को दूसरे बंदे ने शूट कर दिया। ठीक है, तो आपको तो वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत दुख होगा, लेकिन ज्यादा इफेक्ट उस इंसान को गोली लगने का किसको हो रहा होगा? उसके क्लोज रिलेशन को, जिस इंसान के साथ उसके रिलेशनशिप्स हैं या जिसके साथ उसके जो उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में लोग हैं, उन्हीं को ज्यादा फर्क पड़ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह जो है ना फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ रिब, इसका भी ज्यादा इफेक्ट कहां पर आ रहा होता है? इसके क्लोज रिलेशंस में, और इसके आसपास जो स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं ना, बहुत सारे डैमेज हो जाएंगे नेक ऑफ रिब के फ्रैक्चर की वजह से। तो इसके पास बच्चों क्या होता है? सबसे पहले तो पोस्टीरियर एंड पर ही देख लें, तो नेक के पास क्या होता है? कोस्टो वर्टिब्रल, ये वाला ज्वाइंट होता है कोस्टो वर्टिब्रल, यानी हेड का वर्टिब्रा की बॉडी के साथ। फिर कोस्टो ट्रांसवर्स ज्वाइंट होता है इसके आगे, तो इसके साइड पर क्या क्या पड़ा था? कोस्टो वर्टिब्रल, कोस्टो ट्रांसवर्स ज्वाइंट। और फिर हमने देखा था कि रिब्स के दरमियान जो है ना वो बच्चों, ये आपको दिखाई भी हुई है, एक कोस्टल ग्रूव होती है। इस कोस्टल ग्रूव में से ना न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स पास कर रहे थे। कौन कौन से न्यूरोवास्कुलर? इसका आपने निमोनिक याद रखना है, वैन से। ठीक है, कोस्टल वेन, आर्टरी और नर्व। ठीक है, तो इसमें से इंटरकोस्टल जो है वो न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं इस कोस्टल ग्रूव में से। और क्या होता है? इसके नीचे ही बिल्कुल ये रिब्स ने साइड वॉल बनाई हुई है ना थोरैक्स की, और अंदर इधर लंग्स पड़े होते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके यहाँ पर लंग्स पड़े होते हैं। ठीक है, अब अगर नेक का फ्रैक्चर हो गया ना, तो क्या क्या स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है?
इसके पास वर्टिब्रा पड़ा हुआ है, ये 2 जॉइंट्स पड़े हुए हैं, कोस्टल ग्रूव है, और साथ में क्या है, इसके बिल्कुल नीचे है लंग्स। लंग्स की एपेक्स, एपेक्स होता है ऊपर वाला रीजन, तो लंग्स की एपेक्स भी होती है। अब जब ये फ्रैक्चर होगी ना, तो इन सब चीजों के डैमेज होने का खतरा है। तो वो बता रहा है कि जो है फ्रैक्चर यहाँ पे इतना डेंजरस क्यों है, क्योंकि नेक ऑफ रिब इज वेरी क्लोज टू वर्टिब्रल कॉलम, कोस्टो वर्टिब्रल एंड कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, कोस्टो वर्टिब्रल और कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट भी इसके पास ही है। उसके बाद नियर बाय न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर, ये कहाँ से गुजर रहे हैं, कोस्टल ग्रूव में से गुजर रहे हैं। और इसमें क्या क्या आता है, इंटरकोस्टल वेन, आर्टरी और नर्व। इसकी आपने सीक्वेंस याद करनी है, वेन, आर्टरी, नर्व, ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर सीक्वेंस होती है, ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। फिर वो कह रहे हैं कि इनसाइड ऑफ रिब जो है ना, इनसाइड सरफेस ऑफ रिब इज रिलेटेड टू डेलिकेट प्लूरा। प्लूरा कौन सी होती है, लंग्स की कवरिंग होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये साइड पर इन्होंने एक केज बनाया हुआ है और अंदर क्या है, हार्ट, लंग्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखें, ये आपको दिखाया भी हुआ उन्होंने, ये क्या है, रिब्स है, और इधर अंदर क्या पड़े हुए हैं, लंग्स। तो अगर नेक पीछे से फ्रैक्चर होती है ना, तो वो आगे से हो या पीछे से फ्रैक्चर हो तो वो लंग्स को डैमेज कर सकती है, ठीक है। अब ये तो हमने देख ली सारे नेक ऑफ रिब के रिलेशंस। क्या था, वर्टिब्रल कॉलम, कोस्टो वर्टिब्रल और कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर और प्लूरा। अच्छा, अब अगर नेक ऑफ रिब डैमेज हो गई तो इनमें इन सब स्ट्रक्चर्स के इफेक्ट होने से इनके इफेक्ट होने से हमारे पास क्या क्या साइंस और सिम्टम्स आएंगे। तो कोस्टो वर्टिब्रल और कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट अगर अफेक्ट हो गया ना नेक ऑफ रिब के फ्रैक्चर होने की वजह से, तो हमारी पोस्टीरियर रिब आर्टिकुलेशन अफेक्ट हो सकती है। हमने देखा है कि कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट कहां पर होता है, हेड पर होता है रिब के, और कोस्टो ट्रांसवर्स कहां होता है, ट्यूबरकल पर। और हमने देखा था कि यही फंक्शनल पॉइंट है, रिब का रिस्पिरेशन के दौरान इन्हीं जॉइंट्स पर मूवमेंट होती है। तो अगर नेक ऑफ रिब का फ्रैक्चर हुआ, दरमियान से आगे हेड था, पीछे ट्यूबरकल था, यूं और दरमियान में नेक थी, तो अगर यही फ्रैक्चर हो गई तो यहाँ पर इफेक्टिव मूवमेंट नहीं हो सकेगी ना, तो हमारी रिस्पिरेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो है इफेक्टिव रिब आर्टिकुलेशन नहीं हो सकेंगी, ठीक है। एक तो इसका ये इफेक्ट हो गया। दूसरा ये कि नियर बाय न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर अफेक्ट हो सकते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं, इनमें ये स्ट्रक्चर्स कहां पर होते हैं, कोस्टल ग्रूव में, और इनमें इंटरकोस्टल वेन, आर्टरी और नर्व आती है, ठीक है। तो जब यहाँ पर फ्रैक्चर होगा उसकी वजह से क्या होगा, इंजरी हो जाएगी इन वेसल्स और नर्व्स की। और बच्चों, अगर नर्व की इंजरी हो जाए ना, तो इसकी वजह से बहुत शार्प पेन होता है, ठीक है, पेशेंट को। तो ये हमारे पास सबसे प्रोमिनेंट फीचर होगा रिब फ्रैक्चर का, जिससे हमें पता चलेगा अगर नर्व जो है वो इंजर हो गई है ना रिब के नेक के फ्रैक्चर की वजह से, तो शार्प पेन होगा, और इससे हमें पता चलेगा। इतना शार्प पेन होगा कि हमें इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये हम इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इंटरकोस्टल नर्व है ना, उसको इंजेक्शन के थ्रू ब्लॉक कर देते हैं, ताकि नर्व डिसेंसिटाइज हो जाए और पेशेंट की पेन कम हो जाए, क्योंकि इस नर्व के डैमेज होने से ना बहुत शार्प पेन हो रहा होता है। फिर वो कह रहे हैं इनसाइड सरफेस ऑफ रिब इज रिलेटेड टू डेलिकेट प्लूरा, ठीक है। अब अगर नेक ऑफ रिब का फ्रैक्चर हो गया तो इसके अंदर था प्लूरा। अब वो जो फ्रैक्चर्ड फ्रैगमेंट है ना, वो अंदर जाके प्लूरा को रप्चर कर देगा, और उसकी वजह से वहां पे क्या होगा, निमोथोरेक्स। निमोथोरेक्स का मतलब होता है एयर फिल्ड हो गई है प्लूरल कैविटी में, ठीक है। प्लूरल कैविटी कहां पर होती है, ये हमारे अगर लंग्स है ना, आप फॉर एग्जांपल इसके इर्द गिर्द एक कवरिंग है प्लूरा की, इसको हम कहते हैं विजरल प्लूरा। और इधर हमारी चेस्ट वॉल है, उसके साथ एक प्लूरा की कवरिंग है। अच्छा, नीचे प्लूरा में ना आपके एयर फिल हो सकती है, जिसे हम कहते हैं निमोथोरेक्स। अब ये देखेंगे, आपको उन्होंने दिखाया भी हुआ है, ये है विजरल प्लूरा। विजरल जो से प्लूरा की लेयर ने आपके विजरा को कवर किया हुआ, यानी लंग को, जिसने डायरेक्टली लंग को कवर किया हुआ ना, उसको हम विजरल प्लूरा कह रहे हैं। और एक जो है ना, वो बॉडी की जो वॉल है ना, उसकी लाइनिंग के साथ साथ है, ठीक है, वो पैराइटल प्लूरा। अब इस पैराइटल और विजरल के दरमियान वाली जो स्पेस है ना, इसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, ठीक है। अब अगर ऊपर से रिब फ्रैक्चर हो गई है ना, तो वो इधर से प्लूरा को पंक्चर करेगी, और ये जो आपको एक खाली सी कैविटी नजर आ रही है, इसमें बाहर से सारी एयर भर जाएगी। बाहर से एयर भरेगी ना, तो वो इस लंग जो है ना, इसके ऊपर प्रेशर डालेगी, लंग यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा, और यहाँ पे सारी की सारी एयर हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी रिस्पिरेटरी हार्मफुल इफेक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। ये है पैराइटल प्लूरा, जिसने आपकी बॉडी को कवर किया हुआ है, बॉडी की लाइनिंग को, थोरेक्स की लाइनिंग को। और ये है विजरल प्लूरा, ठीक है। ओके, तो ये हम हो गए हमारे सारे इफेक्ट्स ऑफ नेक ऑफ रिब ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। अब हम इसमें देख लिए हैं नेक ऑफ रिब ऑफ फ्रैक्चर के इफेक्ट्स। उन्होंने हमसे पूछे थे, तो इसके इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। एक तो ये अगर कोस्टो वर्टिब्रल कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट को अफेक्ट करता है, तो उसकी वजह से पोस्टीरियर रिब आर्टिकुलेशंस कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, नियर बाय न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। उसकी वजह से हमारे पास क्या क्लिनिकल साइंस आ सकते हैं, अगर नर्व की इंजरी हुई है ना न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स में से भी,
नर्व की इंजरी है तो शार्प पेन होगा और इतना ज्यादा शार्प होगा कि हमें इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया नर्व ब्लॉक क्या होता है, हम एक इंजेक्शन लगाते हैं इंटरकोस्टल स्पेस में, नर्व जो है उसे डिसेंसिटाइज हो जाती है और पेशेंट के पेन सेंसेशन में कमी आ जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा पेन होता है, हमें ये करना पड़ता है। ठीक है, फिर वो हमें बता रहा है कि इनसाइड सर्फेस ऑफ रिब में इसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है प्लूरा के साथ। अगर रिब फ्रैक्चर हुआ तो वो जाके प्लूरा को पंक्चर करेगी, प्लूरल कैविटी में सारी एयर ऑक्युपाई हो जाएगी, एयर जो है उसमें भर जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, न्यूमोथोरैक्स होगा। न्यूमोथोरैक्स हम कहते हैं एयर इन प्लूरल कैविटी। ठीक है, फिर इसमें आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है कि बच्चों आपने नेक ऑफ रिब के फ्रैक्चर को कॉमनेस्ट रिब फ्रैक्चर से कंफ्यूज नहीं करना। कॉमनेस्ट रिब फ्रैक्चर कहां पर होता है, एंगल ऑफ रिब में। एंगल कहां पर होता है, जहां पे रिब बेंड करके आगे की तरफ आ रही होती है, ये जो है ना ये वीकेस्ट पार्ट होता है रिब का, और यहाँ पर फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन होता है, और वो भी सब रिब्स में नहीं, 5 to 10 रिब्स जो है ना उनके एंगल का फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन है। ठीक है, 5 to 10 रिब्स के एंगल का फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आपसे नेक ऑफ रिब का फ्रैक्चर पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं करना। अगर एमसीक्यूज आए ना तो कॉमनेस्ट रिब फ्रैक्चर, तो वो आपने वही लगाना है कि एंगल ऑफ रिब का फ्रैक्चर जो है ना वो मोस्ट कॉमन है, और ये होता है 5 to 10 रिब्स आर मोस्ट ससेप्टेबल। फिर हम देख लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा। ये आपको मैंने शॉर्ट सी समरी बनाई हुई है, ये आप देखो, ये छोटे से 1 लाइनर्स होते हैं जो आपके ना एमसीक्यूज में हेल्प करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ नेक ऑफ रिब के फ्रैक्चर के इफेक्ट्स बताए हुए हैं इसमें आपको। तो बता रहे हैं इंजरी टू नियर बाय इंटरकोस्टल नर्व्स एंड वेसल्स की वजह से क्या होगा, पेन एंड पॉसिबल न्यूरोवास्कुलर डैमेज होगा, शार्प फ्रैक्चर्ड फ्रेगमेंट जो है ना वो लंग या प्लूरा को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से न्यूमोथोरैक्स हो जाता है। अगर इंटरकोस्टल नर्व की इरिटेशन होगी तो स्वेयर लोकलाइज्ड पेन होगा, और इतना ज्यादा पेन होगा कि पेशेंट सांस भी नहीं ले सकेगा, तो वो रिस्ट्रिक्टेड ब्रीदिंग के साथ हमारे पास आएगा। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक देना पड़ेगा। और अगर वर्टिब्रल रिलेशन या वर्टिब्रा को इटसेल्फ डैमेज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पोस्टीरियर रिब आर्टिकुलेशंस कॉम्प्रोमाइज होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।